दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5.56 mm इंसास राइफल के हिस्से पुर्जों के नाम और उन पुर्जों के काम के बारे में, और सीखेंगे कि ये पुर्जे राइफल के अंदर किस प्रकार से अपना काम करते हैं और राइफल को सही तरीके से फायर कराकर राउंड को मुनासिब रेंज तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए चलिए सबक को शुरू करते हैं। दोस्तों इंसास दो किस्म का फायर करती है, पहला सेमी ऑटोमेटिक फायर और दूसरा 3 राउंड ब्रस्ट सिस्टम का फायर। इंसास राइफल को मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इस राइफल में जो बैनट दिया गया है उसे मल्टीपर्पज बैनट कहा जाता है। वैसे तो बैनट का काम CQB की लड़ाई में हथियार धारक को मदद करना होता है, लेकिन यह बैनट जो कि इंसास राइफल में दिया गया है जिसे कि मल्टीपर्पज बैनट कहा जाता है, यह CQB की लड़ाई के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे काम करता है। वीडियो में आगे हम उन सारे कामों को एनिमेशन के द्वारा समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स के नाम। सबसे पहले देखते हैं इंसास राइफल के बैरल असेंबली के हिस्से पुर्जे। मजल कवर, यह एक साधारण प्लास्टिक कवर होता है जिसे कि बैरल के ऊपर यानी कि मजल पर चढ़ाकर रखा जाता है, जिससे राइफल को पानी, धूल और गंदगी अंदर बैरल के अंदर जाने से बचा लिया जाता है। ये होता है फ्लैश एलिमिनेटर, जो कि फायर के दौरान राउंड के फायर होने से पैदा हुए शोले को जब्त करने का काम करता है। मतलब राउंड के फायर होने से जो आग बाहर की ओर बैरल से निकलती है उसे काफ़ी हद तक ये कम करता है, जिससे कि फायरर अपनी पोजीशन को छुपा सकता है या हाइड कर सकता है। यह इंसास राइफल में ग्रेनेड प्रोजेक्टर का भी काम करता है। यह जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे बोला जाता है बैनट लग या बैनट स्टैंड। राइफल पर बैनट को चढ़ाते समय इस बैनट लग या बैनट स्टैंड पर ही बैनट को माउंट किया जाता है। आगे पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लूप सीलिंग। राइफल को कैरी करने के लिए इस सीलिंग पर सीलिंग को माउंट किया जाता है। इसे ही अपर सीलिंग कड़ी भी कहा जाता है। यह अगला पार्ट है गैस ब्लॉक। इसी गैस ब्लॉक के जरिए गैस वेंट से होती हुई गैस सिलेंडर पर दाखिल होती है। इसे बोला जाता है गैस प्लग। इसी गैस प्लग के अंदर एक झिरी बनी होती है, जिस झिरी से गैस सिलेंडर पर जाती है। यह कहलाता है फोर साइड। फायर करने के दौरान शिस्त को मिलाते समय इस फोर साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे बोलते हैं ग्रेनेड साइड। राइफल से ग्रेनेड को फायर करने के दौरान इस ग्रेनेड साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस ग्रेनेड साइड को इस प्रकार से 90 डिग्री पर खड़ा किया जाता है तो गैस बैंड बंद हो जाता है और पूरी की पूरी गैस ग्रेनेड को मुनासिब रेंज तक पहुंचाने के लिए बैरल के रास्ते होती हुई मजल एंड तक जाती है, जिस कारण ग्रेनेड अपने मुनासिब रेंज तक पहुंच जाता है। यदि ग्रेनेड फायर ना करना हो और राउंड को फायर करना हो तो इस ग्रेनेड साइड को इस प्रकार से नीचे की ओर डाउन कर दिया जाता है, तो यह ऑटोमेटिक फायर या सेमी ऑटोमेटिक फायर करने के लिए राइफल को रेडी कर देती है। ये होता है गैस रेगुलेटर। इसकी दो पोजीशन होती हैं। अभी जिस पोजीशन पर आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हाई वाली पोजीशन, और यदि इस गैस रेगुलेटर को बाईं ओर कर दिया जाता है इस प्रकार से तो ये लो वाले पोजीशन पर जाता है। लो के पोजीशन पर आने पर गैस वेंट खुल जाता है, जिस कारण से कुछ गैस इस गैस वेंट से बाहर निकल जाती है और पिस्टन हेड पर कम गैस जाकर दबाव बनाती है, जिसके कारण गैस की मात्रा अंदर कम आती है। बैरल असेंबली का अगला पुर्जा है गैस सिलेंडर। इसी गैस सिलेंडर पर पिस्टन एक्सटेंशन का रॉड दाखिल होता है। गैस के अंदर आने पर इसी गैस सिलेंडर पर गैस आती है और पिस्टन के हेड पर दबाव बनाकर वर्किंग पार्ट्स को पीछे की ओर धकेलती है। बात करते हैं इंसास राइफल पर लगे हुए प्लास्टिक फर्नीचर्स के बारे में। इसे बोला जाता है अपर हैंड गार्ड, जो कि राइफल के गैस सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है। इसके अंदर की ओर ये दो क्लिपें लगी होती हैं, जिसे कि जुबली क्लिप या अपर हैंड गार्ड क्लिप भी कहा जाता है। ये होता है लोअर हैंड गार्ड। इसके हिस्से पुर्जे कुछ इस प्रकार के होते हैं। इसे बोला जाता है हैंड गार्ड, रिफ्लेक्टर, लीफ स्प्रिंग हैंड गार्ड। इसे कहते हैं पिस्टल ग्रिप,
यह एक स्क्रू के माध्यम से राइफल की बॉडी पर जुड़ा होता है। ये होता है बट असेंबली। बट असेंबली के हिस्से पुर्जे इस प्रकार से हैं: बट, रियर सीलिंग कड़ी, बट प्लेट और बट ट्रिप। इस बट ट्रिप पर ऑयल बॉटल और फुल थ्रू और राइफल को साफ करने के लिए चिंदी को रखा जाता है। अब बात करते हैं कॉकिंग हैंडल असेंबली की। राइफल को कॉक करने के लिए इस कॉकिंग हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके हिस्से पुर्जे इस प्रकार से हैं: कॉकिंग हैंडल कैच, कॉकिंग हैंडल स्लाइड, पिन, लग। इस लग के माध्यम से ही कॉकिंग हैंडल की स्लाइड चाल वाले पुर्जों को यानी कि पिस्टन को पकड़कर पीछे की ओर खींचकर राइफल को कॉक करती है। मोल्डेड कैरिंग हैंडल। इंसास पर मोल्डेड कैरिंग हैंडल दिया हुआ है। इसकी यह फैसिलिटी या सुविधा है कि इसे किसी भी पोजीशन पर खींचकर खड़ा कर दिया जाए या इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, यह वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। अब बात करते हैं बॉडी हाउसिंग असेंबली के बारे में और जानते हैं इसके हिस्से पुर्जों के नाम। बॉडी हाउसिंग 1.8 mm प्रेस्ड शीट मेटल की बनी हुई है जो कि मजबूत होती है। यह पिस्टन एक्सटेंशन को एकोमोडेट करता है। इसके नीचे मैगजीन, ट्रिगर और पिस्टल ग्रिप को फिट किया गया है। इसके हिस्से इस प्रकार से हैं: रियर ब्लॉक, यह बॉडी पर रिबिट फिटेड होता है। स्पेसर, यह बॉडी को बल्ज होने से रोकता है। बैरल एक्सटेंशन, यह बॉडी पर रिबिट फिटेड होती है। पीस गाइड भी इसमें फिट किया गया है। इसके पिछले हिस्से पर 2 लॉकिंग सरफेस दिए गए हैं जहां पर ब्रिच ब्लॉक लॉक होता है। ट्रिगर गार्ड, यह बॉडी हाउसिंग के नीचे रिबिट फिटेड होता है। ट्रिगर गार्ड के सामने एक स्प्रिंग लोडेड मैगजीन कैच फिट होता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है कैविटी। मैगजीन को मैगजीन हाउसिंग या मैगजीन वे में दाखिल करने से पहले मैगजीन का जो स्टड होता है वह इसी कैविटी पर दाखिल किया जाता है और फिर मैगजीन को राइफल पर सवार किया जाता है यानी कि बॉडी पर लगाया जाता है। यह अगला पुर्जा मैगजीन वे या मैगजीन हाउसिंग। अब बात करते हैं पिस्टन एक्सटेंशन असेंबली के बारे में और जानते हैं इसके हिस्से पुर्जों के नाम और उन पुर्जों का काम। पिस्टन एक्सटेंशन असेंबली चाल वाले पुर्जों को राउंड के फायर होने के बाद अनलॉक होने और लॉक होने, साथ ही वर्किंग पार्ट्स को पीछे की ओर लाने में मदद देता है। इसके हिस्से इस प्रकार से हैं: पिस्टन हेड। पिस्टन हेड गैस सिलेंडर पर दाखिल रहता है। जैसे ही गैस पिस्टन हेड पर दबाव बनाती है तो चाल वाले पुर्जे पीछे की ओर मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो पिस्टन हेड का काम गैस को ब्लॉक करना होता है। ये अगला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है एनुरल ग्रूव्स। जिस प्रकार से पिस्टन हेड गैस को ब्लॉक करता है उसी प्रकार से एनुरल ग्रूव्स जो गैस साइड से फॉल होती है उसे ब्लॉक करके पिस्टन को और ज़्यादा पावर देता है पीछे की ओर जाने के लिए। यही काम होता है एनुरल ग्रूव्स का। यह अगला पार्ट है पिस्टन और इसे बोला जाता है पिस्टन एक्सटेंशन रिवेट। यहाँ पर पिस्टन की रॉड और एक्सटेंशन यानी कि ये पीछे वाला हिस्सा इस रिवेट के कारण ही जुड़ा होता है। यह अगला पुर्जा कहलाता है रेडियल पाथ। इसे ही कैम पाथ भी कहा जाता है। इसी पाथ पर मूवमेंट करने पर बोल्ट लॉक या अनलॉक होते समय 30 डिग्री घूमता है। ये अगला पुर्जा बॉटम सरफेस कहलाता है। जब चाल वाले पुर्जे पीछे आते हैं तो हैमर को पूरी तरह से नीचे दबाकर राइफल को कॉक कराने का काम, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है स्टेम। अब बॉटम सरफेस का काम तो पूरी तरह से हैमर को नीचे बैठाकर राइफल को कॉक करना होता है और स्टेम का काम जब वर्किंग पार्ट शुरू में पीछे की ओर आना शुरू करते हैं तो उठे हुए हैमर को शुरू में यह स्टेम ही
पीछे और नीचे की ओर दबाता है, जिससे कि वह बॉटम सरफेस पर आकर हैमर पूरी तरह से नीचे दबकर राइफल को कॉक कर देता है। वे फॉर ब्रीच ब्लॉक। ये अगला पार्ट वे फॉर रिटर्निंग स्प्रिंग विद गाइड। यहीं पर हम गाइड रिकॉइल स्प्रिंग को दाखिल कर बैठाते हैं। इस पार्ट को वे फॉर रिटर्निंग स्प्रिंग विद गाइड के साथ साथ गाइड रिकॉइल स्प्रिंग वे भी कहा जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं एक्चुएटिंग बैंड। अब बात करते हैं ब्रीच ब्लॉक असेंबली के बारे में। ब्रीच ब्लॉक असेंबली के हिस्से पुर्जे कुछ इस प्रकार से। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टर। राउंड के फायर हो जाने के बाद खाली केस को चेंबर से पीछे की ओर निकाल कर लाने का काम इस एक्सट्रैक्टर का ही होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है कैम। यही कैम पिस्टन एक्सटेंशन पर बने हुए कैम पाथ पर मूवमेंट कर बोल्ट को 30 डिग्री दाहिने या 30 डिग्री बाएं घुमाकर राइफल को लॉक या अनलॉक करने में मदद करता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे कहा जाता है लॉकिंग लग। राइफल के अंदर बोल्ट का लॉक होना या अनलॉक होना इसी लॉकिंग लग के कारण होता है। इस पार्ट को कहा जाता है रिटेनिंग पिन एक्सट्रैक्टर। यदि बोल्ट से एक्सट्रैक्टर की बदली करना हो तो इस पिन को निकाल कर ही एक्सट्रैक्टर को बोल्ट से अलग किया जा सकता है और एक्सट्रैक्टर की बदली की जा सकती है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे कहा जाता है फायरिंग पिन रिटेनिंग। इसी पिन को निकालकर फायरिंग पिन की बदली की जाती है। आप ये जो पार्ट देख रहे हैं इसे कहा जाता है फायरिंग पिन रिटेनर, यानी कि फायरिंग पिन का पिछला हिस्सा, और यही हिस्सा आगे कार्टिज शीट तक गया हुआ है। इसे ही फायरिंग पिन कहा जाता है। इस इंसास राइफल की फायरिंग पिन फ्लोटिंग टाइप की होती है। ये अगला पार्ट टीआरबी बॉक्स होता है, जो कि राइफल की बॉडी के अंदर लगा हुआ होता है, जो राइफल पर 3 राउंड फायर करने के मैकेनिज्म को एक्टिव करता है। अब बात करते हैं अगले पार्ट रिसीवर कवर के बारे में। रिसीवर कवर के हिस्से पुर्जे कुछ इस प्रकार से हैं। बॉडी कवर, डॉवटेल, हिंज, रियर साइड हाउसिंग, एडजस्टिंग व्हील। इस एडजस्टिंग व्हील के जरिए जब राइफल द्वारा दाहिने या बाएं की गलती होती है तो इस एडजस्टिंग व्हील के जरिए बैक साइड को दाहिने या बाएं खसकाकर जीरो इन किया जाता है। ये पार्ट कहलाता है प्लंजर और इस पार्ट को कहते हैं बैक साइड। इंसास राइफल की बैक साइड डुअल अपर्चर टाइप की होती है। इसे लीफ साइड भी कहा जाता है। इसमें 2 लीफ होती हैं। आप इस पोजीशन में जब आप बैक साइड को लगा कर रखते हैं तो ये 2 का अंक दिख रहा है। इससे राइफल पर 200 मीटर की रेंज हासिल होती है। और यदि इस लीफ को इस प्रकार से डाउन कर दिया जाता है तो अब आपको 4 का अंक दिख रहा है। 4 का अंक मतलब कि इस पोजीशन पर राइफल 400 मीटर की रेंज हासिल कर सकती है। और इस होल को कहा जाता है अपर्चर होल, जहाँ से फायर के दौरान फायरर शिस्त को मिलाता है और फोर्थ साइड को देखता है। अब बात करते हैं राइफल के ट्रिगर मैकेनिज्म के बारे में। ट्रिगर मैकेनिज्म के हिस्सों को कुछ पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि चेन लीवर असेंबली। चेन लीवर के 3 पोजीशन होते हैं। पहला एस। जब राइफल का चेन लीवर इस प्रकार से एस के मोड पर होता है तो राइफल फायर नहीं करती है, यानी कि राइफल सेफ मोड पर होती है। जब इस चेन लीवर को इस प्रकार से आर के मोड पर सेट कर दिया जाता है तो राइफल सिंगल शॉट यानी कि सेमी ऑटोमेटिक फायर करती है। और जब इस चेन लीवर को इस प्रकार से घुमाकर बी के मोड पर सेट कर दिया जाता है तो राइफल का अंदर लगा हुआ टीआरपी बॉक्स एक्टिव हो जाता है और राइफल 3 राउंड का ब्रस्ट फायर करती है। यदि आप देखना चाहते हैं कि 3 राउंड का ब्रस्ट फायर इंसास राइफल किस प्रकार से करती है तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सेफ्टी सीयर, हैमर, ट्रिगर, ऑक्सिलरी
सियर या इसे ही एडिशनल सियर भी कहा जाता है, पाउल स्प्रिंग, लेफ्ट लग और राइट लग। अब बात करते हैं रिक्वायल स्प्रिंग असेंबली के बारे में। राउंड के फार आने के बाद जब चाल वाले पुर्जे पूरी तरह से पीछे आ जाते हैं तो पुर्जों को पीछे से आगे की ओर फिर से धकेलने का काम रिक्वायल स्प्रिंग असेंबली का होता है। अब देखते हैं इसके पार्ट्स के नाम। रिक्वायल स्प्रिंग, स्टॉपर, इसे की फ्रंट स्टॉपर कहा जाता है, रिक्वायल स्प्रिंग गाइड और रिटेनर। रिटेनर के आगे का ये पुर्जा जिसे कि हम रियर स्टॉपर के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं मैगजीन असेंबली के बारे में। इंसास राइफल की मैगजीन पारदर्शी होती है, इससे आप राउंड को बाहर से भी देखकर गिन सकते हैं। इसके पार्ट्स के या पुर्जों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। मैगजीन कैसिंग या मैगजीन बॉक्स, प्लेटफॉर्म जिस पर कि राउंड को मैगजीन पर भरा जाता है, इसे कहते हैं रिटेनर प्लेट। इस पुर्जे को कहा जाता है मैगजीन बॉटम प्लेट। मैगजीन स्प्रिंग, मैगजीन कैच या मैगजीन स्टड। मैगजीन के बॉटम प्लेट पर लगे हुए ये जो दो प्लंजर हैं इन्हें डिम्पल कहा जाता है। बैनट, इसे राइफल की बैरल के ऊपर इस प्रकार से माउंट किया जाता है और बैनट के लग या बैनट स्टैंड पर इस प्रकार से माउंट कर राइफल पर सवार कर दिया जाता है। यह मल्टीपर्पज़ बैनट राइफल पर कई प्रकार के काम करता है। तो चलिए अब उन कामों को समझते हैं। यह बैनट इस प्रकार से वायर कटर का काम भी करता है। इंसुलेटेड होने के कारण इससे इलेक्ट्रिक वायर को भी आसानी से काटा जा सकता है। बॉटल के ढक्कन को खोलने में भी ये मदद करता है। इससे हम बैक साइड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इससे हम आसानी से किसी भी स्क्रू को कस या खोल सकते हैं। इस बैनट से हैमर का काम भी लेकर छोटी मोटी कीलों को ठोका जा सकता है। बैनट पर लगे हुए दांतों या सा वाले इलाके से ज़रूरत पड़ने पर किसी लकड़ी को भी काटा जा सकता है, यानी कि इससे आप आरी का काम भी ले सकते हैं। कैरिंग सिलिंग, इस राइफल के साथ नायलॉन का एक सिलिंग दिया गया है जिससे कि आप राइफल को शोल्डर पर कैरी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5.56 mm इंसास राइफल के हिस्सों पुर्जों के नाम और उनका काम समझ में आया होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।